नमस्कार दोस्तों, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा से संबंधित है। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न छूट ना सके। यहाँ बहुवैकल्पिक प्रश्नों 25 प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है कि समान आवेशों में होता है। तो समान आवेशों में क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि समान आवेश में क्या होता है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्तों कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं, आवेश वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऋण आवेश और एक होते हैं धन आवेश। ठीक इसी प्रकार का कंडीशन आवेश से संबंधित इसी प्रकार कंडीशन चुंबक में भी लगा होता है। जिस प्रकार से आप चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक उसी प्रकार से आवेश में भी दो ध्रुव, एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेशों में, समान आवेशों में क्या होता है, यानी समान आवेश यानी माइनस माइनस हो जाए या प्लस प्लस हो जाए तो क्या होता है। तो समान आवेश में ऑप्शन नंबर ए है आकर्षण, बी है आसंजन, सी है विकर्षण और डी है समंजन। तो समान आवेश में विकर्षण होता है। इसी प्रकार से अगर चुंबक की बात करें तो चुंबक में भी अगर समान ध्रुव आ जाए तो वहाँ भी क्या होगा, विकर्षण। और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। तो यहाँ आवेश से संबंधित बातों को भी आप याद रख सकते हैं और चुंबक से संबंधित बातों को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यानी वस्तु में जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वो किसके फलस्वरूप जाते हैं, किसके कारण जाते हैं, क्यों जाते हैं। तो वो पहला नंबर ऑप्शन ये है इलेक्ट्रॉन, बी है पॉजिट्रॉन के कारण, सी हो गया प्रोटॉन के कारण और डी है न्यूट्रॉन के कारण। तो किसके कारण आवेश का स्थानांतरण होता है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आवेश, जैसे किसी वस्तु में आवेश एक सिरा पर है तो दूसरे सिरे तक जो पहुंचता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात किया जा रहा है। तो ये तो आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों। चलिए, हाँ आप तो जान ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चांदी बताइए, बी तांबा, सी सोना और डी है अभ्रक। तो इसमें बताइए आप सबसे अच्छा चालक कौन है। तो सबसे अच्छा चालक इसका है चांदी। ठीक है, सबसे अच्छा चालक इसका क्या हो गया, चांदी। देखिए, यदि परीक्षा में चांदी ऑप्शन में ना दिखे, कभी कभी क्या करता है चांदी ना रहता है, नहीं रहता है, तो अगर चांदी ना रहे तब होगा तांबा। ठीक है, और उसके बाद सोना होगा। तो सबसे पहले आपको चांदी या तांबा में से अगर दोनों ऑप्शन में नजर आवे तो आप किस में टिक करेंगे, चांदी में। यदि चांदी नहीं रहा ऑप्शन में तब रहेगा तांबा। तांबा को देखिए कॉपर भी लिख देता है, तो कॉपर भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर कॉपर भी रहेगा तो कॉपर को आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अतिचालक का लक्षण क्या है। सबसे पहले हम लोग जाने कि अतिचालक होता क्या है। अतिचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिसकी प्रतिरोधकता बिल्कुल कम यानी शून्य होती है, जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, उसको हम लोग कहते हैं अतिचालक। तो
तो अतिचालक का लक्षण क्या है? उसकी प्रतिरोधकता तो निम्न होती है, लेकिन पारगम्यता की बात करें तो पारगम्यता क्या होती है? उच्च होती है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। यदि अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता, यदि प्रतिरोधकता रहेगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एम्पियर मात्रक है। अगला क्वेश्चन आ गया कि एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसकी मात्रक है? तो एम्पियर मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत क्षेत्र का और विद्युत धारा का। चलिए बताइए फटाफट से। तो एम्पियर जो है वो मात्रक है, किसका मात्रक है? एम्पियर। तो एम्पियर मात्रक है आपका विद्युत धारा का, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक अगर आप कहेंगे तो प्रकाश तीव्रता को हम लोग प्रकाश को हम लोग मेनली कैंडला में मापते हैं। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है, आपको तो जान रहे हैं, कूलम्ब होता है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग वेबर, ठीक है, वेबर में मापते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया आपका एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। अब ये बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी AC कहते हैं, और दिष्ट धारा जिसको हम लोग DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को कैसे हम लोग दिष्ट धारा में बदलेंगे, किस युक्ति के द्वारा? पहला है डायनेमो के द्वारा, दूसरा है ट्रांसफार्मर के द्वारा, C है रेक्टिफायर के द्वारा और D है मोटर के द्वारा। तब इसमें तो सारे के कार्य को जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो कम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ये तो नहीं होगा। और ट्रांसफार्मर का कार्य है AC वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करना, यानी AC वोल्टेज के उपचयन अपचयन का काम है, तो ये ट्रांसफार्मर भी आपका नहीं हुआ। नेक्स्ट है रेक्टिफायर द्वारा। रेक्टिफायर जिसको दृष्टिकारी कहते हैं, तो ये बिल्कुल यही सही आंसर है, क्योंकि दृष्टिकारी यानी दिष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा ही प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। इसका ये सही आंसर होगा। और मोटर की बात करें तो मोटर क्या काम है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर की बात की जा रही है और इसका प्रतिरोध बताना है क्या होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर उस वोल्टमीटर को कहते हैं जिसका प्रतिरोध का मान अनंत होता है। यानी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो इसका यानी 0 भी गलत है, 1 भी गलत है और 1 से कम भी नहीं होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध याद रखिएगा कितना होता है? अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। चलिए VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI मार दीजिए इसमें। VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार कई एग्जाम में देखने के क्वेश्चन मिला है। प्रतिरोध का मात्रक है क्या बताइए? एम्पियर, कूलम, हेनरी और ओम। प्रतिरोध का मात्रक बताना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि ऐसा ही मात्रक या कौन सा, सीधा दे रहा है प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध अगर बात करें एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर होता है मात्रक। कूलम किसका मात्रक होता है? तो कूलम जो है वो आवेश का मात्रक होता है, कूलम। हेनरी किसका मात्रक होता है? तो हेनरी आप जान रहे हैं प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर आ गया ओम। ठीक है, तो वैसे आप लोग डायरेक्ट जान रहे होंगे कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम। इस प्रकार से इसको उसका सही आंसर हो जाएगा ओम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है कि यदि किसी तार की त्रिज्या
आधी कर दी, यदि किसी तार, कोई तार है उसकी त्रिज्या को आधी, किसको आधी करना है, तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आधा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/4 रह जाएगा और ऑप्शन नंबर डी 1/16वां हो जाएगा, यानी 1/16 हो जाएगा। तो बताना है कि तार की त्रिज्या, कोई तार है उसकी त्रिज्या को यदि हम आधी कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो तार की त्रिज्या को जब हम लोग आधी करेंगे तो इसका प्रतिरोध 1/16वां यानी 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रा का, यहाँ पर देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, सिर्फ प्रतिरोध नहीं कर रहा है, प्रतिरोध सिर्फ नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रतिरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रतिरोध करता तो प्रतिरोध का SI मात्रा को ओम हो जाता। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है यहाँ पर ओम, लेकिन ये नहीं होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक, तो यहाँ पर ए में ओम तो होगा नहीं, क्योंकि ओम जो होता है वो सिर्फ प्रतिरोध का होता है। यहाँ पर विशिष्ट शब्द जोड़ दिया गया है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी है ओम वर्ग मीटर यानी ओम मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये तो होगा नहीं ओम मीटर, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल है। अब ये बताना है कि शुष्क सेल जो मोबाइल में लगता है, ये टॉर्च में लगाते हैं हम लोग, तो वो शुष्क सेल है। वो शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है ये बताना है। प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है या चतुर्थक सेल है। तो आपको बता देना है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या चतुर्थक सेल। तो शुष्क सेल क्या है, सबसे पहले ये जानिए कि सेल जो होता है वो सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया प्राथमिक सेल और दूसरा हो गया द्वितीयक सेल। तो शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शुष्क सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे का नियम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैराडे का नियम संबंधित है, यानी फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है ये जानना है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत अपघटन से, ऑप्शन नंबर बी है गैसों के दाब से, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत विच्छेदन से और ऑप्शन डी है विद्युत प्रसार से। तो फैराडे का नियम जो है वो फैराडे विद्युत अपघटन के नियम से संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन के नियम से संबंधित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये तो आप पूछिए ही मत कि कितना बार पूछा गया, आप लोग भी देखे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज के तार, यहाँ देखिए आगे एक फ्यूज तार की विशेषताएं होती है। फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होती है, सबसे एक बात ज़रा दोस्तों ये जानिए कि फ्यूज कहते किसको हैं। तो फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग घरेलू तारों में किया जाता है, यानी घरेलू तार में जो उपयोगी वस्तुएं उपकरण जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जुड़े होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल चार्जर भी होता है, पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो जुड़ा हुआ रहता है, इसको शॉर्ट सर्किट और यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लघु पतन से बचने के लिए और ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। यानी विषम परिस्थिति में जब कोई खतरा होने वाला रहता है तो सबसे पहले फ्यूज गल जाता है, और फ्यूज गल जाता है तो उससे क्या होता है, उसके बाद जो हमारे घरों में उपकरण लगे होते हैं, चाहे वो टीवी हो या कंप्यूटर हो, तो वो जलने से बच पाता है। तो फ्यूज जो है सुरक्षा की दृष्टि से कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। यदि आप लोगों के घर में लगा हुआ है तो देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इसकी विशेषता क्या है, जान तो सभी रहे हैं फ्यूज, लेकिन इसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, और निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक।
तो फ्यूज तार की विशेषताएं क्या है? तो फ्यूज तार की जो विशेषताएं होती है वो होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी फ्यूज तार की विशेषता उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज, फिर फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। यानी अब आपको बताना है कि तार किस पदार्थ की बनी होती है। किसका तार? तो फ्यूज का तार। ठीक है, तो फ्यूज का तार किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए टीन, ऑप्शन नंबर बी है सीसा, ऑप्शन नंबर सी है निकेल, ऑप्शन नंबर डी है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। अब ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुरक्षा फ्यूज का जो तार बना होता है, फ्यूज में प्रयोग होने वाली तार, जैसे कोई फ्यूज है, फ्यूज के भीतर का जो ये तार होता है, ये तार किसका बना होता है ये जानना है। तो टीन, शीशा, निकेल, टीन और शीशे का मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टीन और शीशे का मिश्र धातु, यानी फ्यूज का तार टीन और शीशे के एक मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला है बिजली के बल्ब, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना है। बिजली बल्ब तो ये देख रहे हैं आप लोग, फिलामेंट, बिजली के बल्ब में फिलामेंट क्या होता है इसको ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे बिजली का बल्ब को अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, ये अगर बिजली का बल्ब है तो इसमें यहाँ पर जो ऐसे करके लगा होता है दोस्तों, यही है फिलामेंट, यही है फिलामेंट। तो फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, जिसका संकेत होता है Cu, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, जिसका संकेत होता है Fe, ऑप्शन नंबर सी है लेड, जिसका संकेत होता है Pb, ऑप्शन नंबर डी है टंगस्टन, जिसका संकेत होता है W। यानी इसका लैटिनम कॉपर का क्यूप्रस होता है, आयरन का फेरम होता है, लेड का प्लम्बम होता है, टंगस्टन का वोल्फ्राम होता है। अब ये यहाँ पर देखना है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो कौन सा तत्व का बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी W, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी टंगस्टन का ही बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 16वां प्रश्न है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिससे हम लोगों को ऊष्मा, कुछ ना कुछ चाहे थोड़ी ही मात्रा में हो लेकिन ऊष्मा प्राप्त होती हो। तो वो कौन सा उपकरण है ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत हीटर, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूबलाइट, ऑप्शन नंबर डी है सभी। यानी अब हमको ये बताना है कि ऊष्मा किससे प्राप्त होते हैं। तो विद्युत धारा, यानी हम लोगों को विद्युत से संबंधित युक्ति को ध्यान देना है। तो पहला है विद्युत हीटर। हीटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बोर्ड में लगाते हैं और हम लोगों को बदले में एनर्जी मिलती है। तो हीटर से तो हीट मिल ही रहा है, ऑलरेडी देख ही रहे हैं। बल्ब से हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है। तो हीट यहाँ भी मिल रहा है और हीट यहाँ भी मिल रहा है, और ट्यूबलाइट यहाँ से भी हीट मिलता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विद्युत हीटर से भी, विद्युत बल्ब से भी और ट्यूबलाइट से भी ऊष्मा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ये ध्यान दीजिएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, जिसको हम लोग किलोवाट घंटा बोलते हैं। किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी विद्युत आवेश का और डी है विद्युत धारा का। तो ऊर्जा का मात्रक ही किलोवाट घंटा है, ऊर्जा का मात्रक ही किलोवाट घंटा है। इस प्रकार से इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा देख ले इसको। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और विद्युत आवेश का मात्रक तो जान ही रहे, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, कूलम होता है। और विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का किलोवाट घंटा, शक्ति का वाट, विद्युत आवेश का कूलम और विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों।
अगला है तड़ित चालक। तड़ित चालक जो आसमान से प्राय वर्षा के सीजन में देखने को मिलता है, आंधी तूफान जब आता है। तो तड़ित चालक, इसका आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो तड़ित चालक का आविष्कार वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने कि तड़ित चालक का आविष्कार किया। ठीक है, और सबसे पहले यही वे व्यक्ति हैं, यही वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवेश यानी ऋण आवेश और धन आवेश के बारे में भी बताया था। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि ऋण आवेश और धन आवेश के बारे में कौन बताए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, मानव के शरीर यानी मानव शरीर शुष्क जब ड्राई अवस्था में रहता है तो विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? यानी मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? इस चीज़ को देखना है, परिमाप की कोटि क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10⁻² ओम, 10⁻4 ओम, 10⁻6 ओम, 10⁻8 ओम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओम का ये संकेत होता है, सिंबल होता है, इस प्रकार से भी लिख सकता है। तो 10⁻² ओम, 10⁻4 ओम, 10⁻6 और 10⁻8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर का जो होता है वो 10⁻8 ओम होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाप जो होता है वो होता है 10⁻8 नहीं होगा, इसका 10⁻8 नहीं होगा, 10⁻6 ओम होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाप क्या होता है? 10⁻6 ओम। क्या याद रखेंगे? 10⁻6 ओम होता है। ठीक है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाप की कोटि 10⁻6 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? विद्युत को उत्पन्न जब किया जाता है तो उस समय किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो बताना है यहाँ पर कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम होगा, लोहा होगा, तांबा होगा या एल्युमिनियम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये सब 8वीं 9वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे। अगला देखिए 21 क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा यानी सैटेलाइट को चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आता है, कैसे आता है? ऑप्शन नंबर ए है लघु नाभिकीय रिएक्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डायनेमो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी थर्मोपाइल द्वारा और ऑप्शन डी है सोलर बैटरी द्वारा। तो ये बताना है किसमें कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डायनेमो वगैरह तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर बैटरी। सौर बैटरी लगी होती है जिसका कि सौर पैनल के द्वारा आसानी से चार्ज कर लिया जाता है, सोलर उसके अंदर जो बैटरी लगी होती है और उसी से उपग्रह चलते हैं। ठीक है, तो सौर बैटरी इसका सही आंसर हो जाएगा, सौर बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा भी देख लीजिएगा ताकि इससे संबंधित जो भी फैक्ट है, जो आपको थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन कहीं रह गया हो तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी और भी अगर कुछ परेशानी दिखे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आप अपने आप को ये भी चेक कर रहे हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है तो ये बात भी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगर कहीं आपको परेशानी हो तो हम आपकी उस परेशानी को दूर करने का प्रयास कर सकें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 22 कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति।
विद्युत को किस में बदलना है, विद्युत ऊर्जा को बदलना है यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए डायनेमो, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर और ऑप्शन नंबर डी है इंडक्टर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो डायनेमो का क्या कार्य है, डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना। ये अगर क्वेश्चन रहता है यांत्रिक को विद्युत तो होता डायनेमो, तो डायनेमो तो होगा नहीं, क्योंकि डायनेमो का काम है यांत्रिक को विद्युत में बदलना। डायनेमो क्या कार्य है, यांत्रिक को विद्युत में बदलना। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम है कि एसी वोल्टेज जो होता है उसके उपचयन और अपचयन के कार्य को करना, यानी एसी वोल्टेज के उपचयन अपचयन से संबंधित कार्य ट्रांसफार्मर करते हैं, उपचयन और अपचयन से संबंधित। नेक्स्ट है विद्युत मोटर। तो मोटर का कार्य जो है वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इस और इंडक्टर जो होता है वो इंडक्टर दूसरा चीज़ है जो कि इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। अब ये बताना है कि विद्युत मरकरी लैंप जो होता है वो मरकरी लैंप उसमें क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए कम दाब पर पारा, ऑप्शन नंबर बी है अधिक दाब पर पारा, ऑप्शन नंबर सी है नियॉन और पारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है कि विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में रहता है पारा, तो निश्चित तौर पर रहता ही है, और ये रहता है कम दाब पर रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में बदलने के लिए, ट्रांसफार्मर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। बी है डीसी को एसी में बदलने के लिए। सी है डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए। और डी है कि एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज के उपचयन, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर छिप गया है, हाँ, तो अगला है कि एसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो एसी वोल्टेज, ये जो एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन के लिए ही ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन इसका सही आंसर है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, एसी वोल्टेज को उपचयन व अपचयन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह लास्ट प्रश्न है, 25वां प्रश्न। इसमें मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को मैंने अरेंज किया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा इसका मान क्या होता है। सबसे पहले तो इससे पहले ये भी आया था कि किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, जो कि आप लोग देख सकते हो, उसको KWH यानी स्मॉल के कैपिटल W और स्मॉल H होता है। तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो 1 किलोवाट घंटा का मान ऑप्शन नंबर ए कर रहा है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 गुना 10⁻3 जूल, 10 जूल और 10⁻3 जूल। इसका सही आंसर क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा वो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज 25 क्वेश्चन फिजिक्स के विद्युत चैप्टर से संबंधित। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।